नहीं जनाब, आई होप कि कल वाला लेक्चर क्लियर था, उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। आज का लेक्चर डेटाबेसिस पे है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हें। फॉर एग्जांपल डेटाबेसिस के कोर्स में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेटाबेसिस का कोर्स है सर नवीद पढ़ाते हैं और बहुत बकवास कोर्स है। इन द सेंस कि अब तुम लोगों को मैंने इतना सारा वेब पढ़ाया है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड पूरा आप लोगों ने कर लिया है, फिर मैं तुम्हें बैक एंड की लैंग्वेजेस का बताया, तुमने पीएचपी सीख ली, सर्वर्स सीख लिया, अपाचे वगैरह। उसके बाद मैं तुम लोगों को डेटाबेसिस पे लेके आया और फिर मैं बड़ा ग्रेजुअली स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। एंड आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द टॉप लेवल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटाबेसिस। डेटाबेसिस अंदर से किस तरह काम करती हैं, उसकी इंटीग्रिटीज में हम नहीं जाएंगे। एंड इट्स बेटर कि शुरू में आप ना जाओ, पहले आप देखो कि डेटाबेसिस ऊपर से काम कैसे करती हैं, और फिर हम बाद में एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, जब आप इतना आपको ऊपर की चीजों का अंडरस्टैंडिंग है कि डेटाबेसिस काम कैसे करती हैं, फिर आप इस बारे में सोचो कि अच्छा अंदर से डेटाबेसिस इंप्लीमेंट कैसे हुई है। तो फॉर एग्जांपल, अभी आपको लेट्स से सी प्लस प्लस भी नहीं आती, ठीक है, और आप जाके ये सीखने की कोशिश करो कि सी प्लस प्लस का कंपाइलर किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट द टाइम फॉर दैट। पहले सी प्लस प्लस सीख लो अच्छी तरह। जब सी प्लस प्लस आ जाएगी, फिर देखना कि वो लैंग्वेज इटसेल्फ कैसे लिखी गई, ठीक है। तो अब डेटाबेस के कोर्स में क्या करते हैं वो लोग कि वो आते ही इस बारे में पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि डेटाबेस सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बनते कैसे हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल अंदर से बनी कैसे हुई है, ठीक है, वो किस तरह, उसकी डिजाइन डिसीजंस क्या है, इस तरह की चीजें। और बच्चों को बताएंगे ताकि भाई वे डज दिस गो, ठीक है, ये हम यूज कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। और जो कोर्स का मेजर कंपोनेंट है ग्रेड का, वो एक प्रोजेक्ट होता है, आपने वेबसाइट बनानी होती है बाय द एंड ऑफ द कोर्स। और फॉर मोस्ट पीपल, उन्होंने जिंदगी में कभी वेबसाइट्स नहीं बनाई होती, दे डोंट नो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट एनीथिंग पीएचपी, कुछ भी नहीं पता होता उन्हें। उन्हें सिर्फ डेटाबेसेस सिखाई जाती हैं, वो भी ऐसी चीजें यानी डेटाबेसेस के अंदर की इंप्लीमेंटेशन की डिटेल्स, जिनका डेटाबेस यूज करने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और उन्हें कहा जाता है कि जाओ भी चलो वेबसाइट बनाओ, ठीक है। इस तरह का सीन होता है। तो ये बड़ा मसला है। इस कोर्स में बड़ा मसला हुआ था बच्चों को। तो मैंने पहली दफा वेब डेवलपमेंट तभी पढ़ाई थी जब मैं डेटाबेसेस दे रहा था। तो मैंने जो क्लास के बाकी बच्चे थे उन्हें डेटाबेसेस, उन्हें वेब पढ़ाई थी। जितना तुम लोग को मैंने पढ़ाया ओवर द पास्ट 2-3 वीक्स, ये सब कुछ मैंने उन्हें 2 दिन में पढ़ाया था, 2 लेक्चर्स के अंदर, और वो अक्सर बच्चे सीख गए थे। उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। वहीं से मुझे फिर लोगों ने कहा था कि ये कोर्स यू शुड टर्न दिस इनटू लाइक थिंग जो तुम समझ में पढ़ाते हो बच्चों को, इट हेल्प पीपल अ लॉट। तो हम ज़ाहिर बहुत स्लो पेस पे जा रहे हैं। उन लोगों को खैर इसलिए शायद जल्दी आ गया था क्योंकि वो मोस्ट ऑफ देम वर जूनियर्स। उन लोगों को काफी कुछ पहले से आता था, उन्होंने नेटवर्किंग पढ़ी हुई थी, CS200 पढ़ी हुई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े हुए थे। तो मे बी दैट्स व्हाई दे पिक्ड इट अप फास्टर। लेकिन अगर अगर तुम लोग मेरे से ये ना पढ़ो, तो वेब तुम्हें ऑफिशियली जो बंदा पढ़ाएगा वो प्रॉब्ली सर जुनैद होंगे CS300 के अंदर। और वो क्या करते हैं, वो एक लेक्चर में, हाँ ग्रेड ऑन द लाइन था, और वो अगर मैंने सारी क्लास को अगर मैं ना पढ़ाता तो मुझे सबने ये कहा था कि अगर तुम ना पढ़ाते क्लास को तो मीन बहुत लो होता, क्योंकि अक्सर बच्चों को नहीं आती थी वेब डेव। तो मीन बहुत लो होना था, और मुझे चूंकि आती थी तो मेरा तो बड़े आराम से ग्रेड आ जाना था। लेकिन चूंकि मैंने सबको पढ़ाया तो मीन बहुत ऊपर चला गया, सबने बना लिए प्रोजेक्ट्स, और मेरा अपना ग्रेड नहीं है। बट खैर मजा बहुत आया था। तो जुनैद साहब तुम्हें पढ़ाएंगे, नहीं, देखो टीएस वगैरह जो थे ना वो पढ़ा नहीं रहे थे, क्योंकि डेटाबेसिस के अंदर टीएस सर भी कोई ही डजंट गिव अ शिट अबाउट द कोर्स, ठीक है। और टीएस भी ऐसे ही थे कि उन्हें बस था कि भाई बस पैसे पकड़े और हम घर जाएं। तो ना वो कोई परवाह करते थे ना सर परवाह करते थे। टीएस ने प्रॉब्ली हमारे प्रोजेक्ट इसी तरह चेक भी नहीं किए थे, बस एवं नंबर दे दिए थे, एज अपोज टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसमें जो सर बहुत इन्वेस्टेड है, सर सुलेमान, और टीएस भी एक्सट्रीमली इन्वेस्टेड होते हैं। तो डेटाबेसिस में ऐसा कोई सीन नहीं था, टीएस को कोई खास परवाह नहीं थी, ना इंस्ट्रक्टरों की परवाह थी। तो ऐसे में मैंने कहा ठीक है, अगर इफ दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब तो आई विल गो एंड डू देयर जॉब। तो जुनैद साहब जो हैं, वो ही इज दी बेस्ट इंस्ट्रक्टर एट लम्स, मेरी राय में उससे कमाल बंदा लम्स में नहीं है। अगर कभी तुम्हें कोई मसला आए, यानी कि किसी भी मामले में, नॉट जस्ट एकेडमिक, किसी भी मामले में, कभी ट्राई करना सर जुनैद को एक ईमेल करने की, ठीक है, कि सर ये मसला है, जनरली लाइफ एडवाइस चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए। यू बी सरप्राइज कि वो बंदा कितने डिटेल्ड और कितने कमाल के रिप्लाईज करता है। और द पीपल हु हैव डिस्कवर्ड दिस, वो तो हर हफ्ते उनको ईमेल करते हैं, इंक्लूडिंग मी। ही इज अ वेरी गुड गाय, प्रॉब्ली द बेस्ट इंस्ट्रक्टर एट लम्स। बाकी इंस्ट्रक्टर्स उनके बहुत फैन है। सर फरीद जो हैं वो तो फैन है, वो दिन रात जुनैद जुनैद की तस्वीर करते हैं। जो जुनैद साहब इज ग्रेट। लेकिन जुनैद साहब भी तुम्हें पढ़ाएंगे, उनका ये ठीक है कि मतलब जुनैद साहब का ना स्टाइल थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है। तो फॉर एग्जांपल जब आप वो आपको लैंग्वेज सिखा रहे होंगे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ही वोंट टीच यू द लैंग्वेज इटसेल्फ।
he'll just teach you the concepts underneath, and he'll try to teach you how to think about solving problems. तो उनका कोशिश ये होती है कि वो आपको सोचने का एक तरीका बता दे, this is how you think when you're solving problems. The language doesn't matter, the framework doesn't matter, syntax doesn't matter, उन्हें इसकी परवाह नहीं होती. He just wants you to think a certain way. ठीक है. And he's no small guy. Microsoft में काम करते थे. उनकी अपनी अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस है बहुत बड़ा. He's a big guy. तो वो आपको जब पढ़ाएंगे CSC एंड में वेब डेवलपमेंट, तो वो रिएक्ट पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे. तो वो ऐसे ही करते हैं कि एक दिन में he'll teach you HTML, CSS, JavaScript both the front end वाली और back end वाली, JSON and React. ये सब कुछ वो एक दिन में एक लेक्चर में आपको करा देंगे. ठीक है. तो इसलिए बच्चों को काफी मसला होता है जुनैद साहब के लेक्चर के साथ. मुझे खैर बड़ा मजा आया था. नहीं जी. तो दिस होपफुली विल हेल्प यू अलॉट. डेटाबेसेस पढ़ते हैं. कल हम जब जो बना रहे थे PHP में ऐप, तो हमने ये किया था कि हमने अपना डेटा एक टेक्स्ट फाइल में सेव किया था. ना अब यू कैन इजीली सी द प्रॉब्लम विद दैट. वो थोड़ी देर बाद बहुत अनमैनेजेबल हो जाएगा. हम उस वक्त सिर्फ बच्चों के नाम सेव कर रहे थे. हमारे पास सिर्फ 5 नाम थे. लेट्स से तुम्हारे पास 1 बिलियन नाम है. ठीक है. 1 मिलियन नाम है, विच इज नॉट अनकॉमन इन वेबसाइट्स. तो अगर तुमने उन नामों में से कोई एक नाम ढूंढना है, यू विल हैव टू इन द वर्स्ट केस लुक ओवर 1 मिलियन नेम्स until you find the name you're looking for. ठीक है. somewhere around 1 million names. लेकिन अगर वो एंड पे पड़ा हुआ है इस तरह, ठीक है, which is not a good strategy. It's very slow. ठीक है. और ये तो एक चीज से आप सिर्फ नेम स्टोर कर रहे थे. बट इफ यू स्टोरिंग अदर थिंग्स, हर यूजर का आप सिर्फ नेम स्टोर नहीं कर रहे, आप उसका नेम स्टोर कर रहे हो, उसकी एज स्टोर कर रहे हो, उसका ईमेल एड्रेस स्टोर कर रहे हो, उसका पासवर्ड स्टोर कर रहे हो. ये सारी चीजें. अब चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे कि इफ आई वांट कि मैं एक यूजर का नेम पकड़ूं, and using that name I want to find the user's password, for example. How will you do that? किस तरह फाइल्स ऑर्गेनाइज करोगे so that it's इस तरह की क्वेरीज तेज हो, you can quickly look for stuff like this. ठीक है. how will you do it? और इस तरह के आपको सारी की सारी एंट्रीज में देख के वो नाम ना ढूंढना पड़े. how can you make it faster? तो डेटाबेसेस सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि आपने जो फाइल्स बनानी होती है सिस्टम के ऊपर, टेक्स्ट फाइल्स जिनमें आप डेटा रखते हो, डेटाबेसेस क्या करती हैं कि वो ये काम आपके लिए हैंडल कर लेती है. सो द डेटाबेस विल वरी about how to store the files in the system. कौन सी फाइल्स बनानी है, कौन से फोल्डर बनाने हैं, किस फाइल में कौन सा डेटा रखना है. डेटाबेस इस चीज को हैंडल कर लेती है और वो उसके ऊपर आपको एक एब्स्ट्रैक्शन दे देती है which you deal with. तो आपको फाइल्स वगैरह के मैस से डील नहीं करना पड़ता. You just tell the database कि अच्छा फलां यूजर का पासवर्ड मुझे दे दो और डेटाबेस आपको दे देगी. ठीक है. इट विल बी एक्सट्रीमली फास्ट. ठीक है. उसकी पूरी साइंस है कि डेटाबेस किस तरह करती है, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज सर्चेस और इस तरह की. एंड देयर आर टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. ये सब कुछ तुम लोग पढ़ोगे डेटाबेसेस के कोर्स के अंदर. बट द डेटाबेस इट टेक्स अवे द कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. इट प्रोवाइड्स यू विद अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कि आप डेटाबेस से इन टर्म्स से बात करते हो कि मुझे यूजर जरियाब का पासवर्ड चाहिए और उसके ईमेल एड्रेस चाहिए. ठीक है. तो डेटाबेस विल जस्ट गो एंड फेच इट फॉर यू फ्रॉम द फाइल्स. ठीक है. वो फाइल्स किस फॉर्मेट में है, कहां पड़ी है, हाउ इज इट सो फास्ट, यू डोंट नो एंड यू डोंट केयर. ठीक है. इट जस्ट वर्क्स. तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट डेटाबेसेस एंड देयर टाइप्स. तो डेटाबेसेस का मकसद क्या है कि डेटाबेस डेटा याद रखो कि वहीं पे आपकी हार्ड डिस्क में उसी तरह फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है. पर जस्ट के वो कौन सी फाइल्स होंगी, किस तरह ऑर्गेनाइज होंगी, कौन सी फाइल में कौन सा डेटा होगा, ये सब कुछ डेटाबेस हैंडल कर लेती है इंस्टेड ऑफ यू. So database stores data in an organized way so that we can manage it in a faster and easier way. Databases may also provide other features like data consistency. ठीक है. ये भी वो प्रोवाइड करती हैं और इसका भी ज़्यादा बड़ा फायदा होता है डेटा कंसिस्टेंसी का भी. वो हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद कि ये डेटा कंसिस्टेंसी क्या होती है और हाउ डज इट हेल्प. ठीक है. अच्छा, व्हाट एल्स? टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. ठीक है. लेट्स लुक एट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. तो आपके पास ब्रॉडली डेटाबेसेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. रिलेशनल डेटाबेसेस जिन्हें हम SQL डेटाबेसेस भी कहते हैं, एंड नो SQL डेटाबेसेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस. जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं दे स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ठीक है. तो आपका सारा डाटा टेबल्स की फॉर्म में पड़ा होता है. इन टेबल्स को हम रिलेशंस कहते हैं. ठीक है. अभी मैं दिखाऊंगा कि टेबल्स किस तरह के होते हैं. तो फॉर एग्जांपल जिस तरह एक्सेल में चीजें नहीं रखते आप, उसी तरह के टेबल्स. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूजर्स की इंफॉर्मेशन सेव करना चाह रहा हूँ तो आई विल हैव अ टेबल जिसके अंदर एक कॉलम होगा नेम का, एक कॉलम होगा ईमेल का, एक कॉलम होगा पासवर्ड का, एक कॉलम होगा एज का. ठीक है. और उसमें ईच यूजर विल हैव हिज ओन रो. तो ज़रियाब की एक रो होगी जिसमें ज़रियाब का नाम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड एंड सो ऑन. देन वहाब की एक रो, देन मिनाहिल की एक रो एंड सो ऑन. ठीक है. तो आप टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करते हो.
These are the oldest type of databases. सबसे पुरानी databases यही थी, सबसे पहले जो आई थी, and these are by far the most commonly used databases in the world. उसकी कई वजूहात हैं. एक तो ये कि they're older. दूसरा ये कि tables में data store करना it's much more intuitive than the type of data organization जो आपको NoSQL databases से मिलती है. तो relational databases की कई सारी हैं available market में. MySQL जो हम यूज कर रहे हैं, PostgreSQL, SQLite, they are very similar in terms of कि जो features वो आपको देती है. In fact, किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में से डाटा क्वेरी करना, यानी फॉर एग्जांपल डेटाबेस से कम्युनिकेट करना, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं डेटाबेस से कहूं कि यूजर्स वाले टेबल में जाओ, वहां पे वो यूजर ढूंढो जिसका ईमेल ये है और उस यूजर का मुझे पासवर्ड दे दो. हाउ डू आई कम्युनिकेट दिस टू द डेटाबेस? इस काम के लिए वी हैव अ लैंग्वेज व्हिच इज एसक्यूएल. ठीक है, एसक्यूएल एक तो सीक्वल डेटाबेसेस भी है ना. मोर ओवर यू हैव एसक्यूएल डेटाबेसेस. ठीक है, एसक्यूएल एज अ लैंग्वेज. एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है आई थिंक, हाँ, स्ट्रक्चर्ड, मुझे पहले अलग स्कूल में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, एसक्यूएल इटसेल्फ एक लैंग्वेज है. जो एसक्यूएल डेटाबेस होती है उसे लोग एसक्यूएल डेटाबेस कह लेते हैं आमतौर पे, लेकिन उस द प्रॉपर टर्म इज अ रिलेशनल डेटाबेस. डेटाबेस रिलेशनल है और उस डेटाबेस से बात करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो ये है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इसमें आप क्वेरीज करते हो कि क्वेरी करना होता है ना, कि मैं डेटाबेस से आई एम क्वेरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ज़रियाब फ्रॉम द डेटाबेस. ठीक है, इसको क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है, तो एसक्यूएल इज द लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद सीक्वल डेटाबेसेस. तो एसक्यूएल रिमेन्स द सेम अक्रॉस ऑल दीज डेटाबेसेस. ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं that implement relational databases. MySQL is a popular one. PostgreSQL is a popular one. SQLite is for small amounts of data. PostgreSQL is for very very large amounts of data. MySQL is for medium amounts of data. ठीक है, but SQL language itself जो है वो सेम रहती है. ठीक है, वही उसी लैंग्वेज से आप इससे भी कम्युनिकेट करोगे, उसी लैंग्वेज से आप इससे भी कम्युनिकेट करोगे. SQL does not change. हाँ, हैकिंग में भी, क्योंकि हैकिंग का अक्सर पर्पस यही होता है कि जो लोगों ने डाटा स्टोर किया हुआ अपने पास डेटाबेस के अंदर, उसको पकड़ना. तो इसलिए उस हैकिंग में भी सीक्वल काफी यूज होती है. तो अच्छा, ये तो होगी रिलेशनल डेटाबेसेस. ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू हैव नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस. ठीक है, उनकी फर्दर दो टाइप्स हैं. एक होते हैं की वैल्यू स्टोर्स, एंड उसके नाम से वाज़ेह है कि ये वो डेटाबेसेस हैं जिनमें डाटा कीज और वैल्यूज इस फॉर्म में स्टोर होता है. जिस तरह अरेज होती है ना, अरे में की होती है विच इज द अरे इंडेक्स, और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होती है. ठीक है, इंडेक्स 0 पे ये वैल्यू है, इंडेक्स 1 पे ये वैल्यू है, इंडेक्स 2 पे ये वैल्यू है. तो इसी तरह की वैल्यू पेयर वाली डेटाबेसेस जो हैं वो की वैल्यू पेयर स्टोर करती है. ठीक है, तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कीज एंड वैल्यूज, कीज एंड वैल्यूज, कीज एंड वैल्यूज. ठीक है, यू कैन इमेजिन इट लाइक अ टेबल दैट हैज ओनली 2 कॉलम्स. ठीक है, इस तरह की होती है. दीज आर एक्सट्रीमली, ऑफ कोर्स इसकी फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड है. आपके पास यू कैन जस्ट हैव अ की एंड अ वैल्यू, दैट्स इट. ठीक है, कोई इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं हो सकती. बट दीज आर यूज्ड बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली फास्ट. ठीक है, की वैल्यू पेयर्स आर एक्सट्रीमली फास्ट, क्योंकि डाटा बहुत लिमिटेड आपके पास वो स्ट्रक्चर है उसका, तो दे आर एक्सट्रीमली फास्ट. दूसरी तरह की जो NoSQL डेटाबेसेस हैं, दे आर डॉक्यूमेंट स्टोर्स. ठीक है, दीज डेटाबेसेस स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इन डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट होता है, हमने JSON पढ़ा था ना, JSON का फॉर्मेट किस तरह का होता है. JSON ऑब्जेक्ट्स का आपके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं, देन यू हैव अ की, ठीक है, एंड देन अ वैल्यू, देन अ की. ठीक है, और वैल्यू के अंदर और JSON ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विद इन ऑब्जेक्ट्स विद इन ऑब्जेक्ट्स. तो ये जो डॉक्यूमेंट स्टोर्स हैं, ये डाटा को JSON फॉर्मेट में सेव करते हैं. ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं टू ऑर्गेनाइज डेटा. ठीक है, यू यूज, आप कौन सी यूज करते हो, SQL के NoSQL, और इनमें से भी कौन सा वाला, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट. ठीक है, उस पर हम बात करेंगे बाद में कि व्हाई यू शुड यूज व्हिच वन फॉर व्हिच प्रोजेक्ट. ठीक है, की वैल्यू पेयर्स की एक एग्जांपल है रेडिस, वेरी पॉपुलर. ये जो मैंने राइट साइड पे लाल कलर का आइकन नजर आ रहा है आपको. ठीक है, रेडिस इज वेरी पॉपुलर क्योंकि आम जो डेटाबेसेस होती हैं आपकी, वो ज़ाहिर है वो डाटा आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर करती है ना. रेडिस कीप्स योर डाटा इन योर रैम. ठीक है, क्योंकि की वैल्यू स्टोर्स में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा आता है, तो इट इज पॉसिबल टू कीप ऑल ऑफ इट इन द रैम. और चूंकि ये रैम में पड़ा होता है, एक्सेसिंग दिस डाटा इज एक्सट्रीमली फास्ट. ठीक है, एज अपोज टू कि आपको हार्ड डिस्क से जाके डाटा पकड़ के लाना पड़े. नहीं, की वैल्यू पेयर्स के अंदर मेमोरी बहुत, यानी देयर इज अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा जो आप रख सकते हो. 1-2 GB, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, इसलिए इट्स केपेबल ऑफ कीपिंग इट इन द रैम ऑल द टाइम. ठीक है, ये यूज होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल
Amazon इसको यूज करता है अपने शॉपिंग कार्ट का डाटा आपका स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो दे हैव मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, और उनसे उनकी रैम्स के अंदर वो आपका शॉपिंग कार्ट का डाटा रखते हैं, क्योंकि दे वांट कि शॉपिंग कार्ट का डाटा जो है वो फौरन दस्ती आपको मिले, ठीक है, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, इसलिए दे यूज रेडिस फॉर इट। उसके लिए ज़रा उनके पास रैम्स भी बड़ी बड़ी होती हैं, 64 GB की रैम भी होती है उनके पास, तो सर्वर्स में होती हैं। और डॉक्यूमेंट स्टोर में सबसे पॉपुलर MongoDB है, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट स्टोर्स और MongoDB है ना, दीज आर यूज्ड फॉर मोर लाइक जो बहुत बड़े और स्केलेबल किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं, सोशल मीडिया टाइप, उसमें ही ज्यादा यूज होती है। बट फॉर द रेगुलर एप्लीकेशन यू विल ऑलवेज यूज SQL, ठीक है। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेसेस की बात करते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेसेस ऑर्गेनाइज डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। इसका मतलब है कि विजुअली हमें ऐसे ही नजर आता है कि हमारा डाटा टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज है, ठीक है। आप ये कह रहे होते, आप कह रहे होते, आप डेटाबेस से कहते हो कि अच्छा एक नया टेबल बना दो यूजर्स का, ठीक है, उसके अंदर 4 कॉलम होने चाहिए, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड एज, ठीक है। और उसमें आप फिर रोज ऐड करना शुरू कर देते हो। आपको ऐसे ही नजर आ रहा है कि टेबल बन रहा है, रोज बन रही है, बट बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है कि ये डाटा इन दी एंड हार्ड डिस्क पे कहीं स्टोर होना है ना, फाइल्स की फॉर्म में ही स्टोर होना है। हार्ड डिस्क पे तो कोई टेबल्स वगैरह नहीं होते, राइट, इसमें भी फाइल्स होती हैं। तो ये काम जो है कि पीछे किस फॉर्मेट में स्टोर, किस तरह की फाइल्स बनानी है, उस टेबल को कैसे स्टोर करना है हार्ड डिस्क में, ये काम डीबीएमएस खुद ही कर लेता है। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिस तरह MySQL है या पोस्टग्रेस है, दीज आर ऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है, डेटाबेस कह लो, ठीक है। द डीबीएमएस इट हैंडल्स द एक्चुअल स्टोरिंग ऑफ डाटा। और तो इसे हम कहते हैं कि लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, कि इट प्रोवाइड्स यू विद अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि आप ऊपर वाली लेयर पे काम करो जहां पे एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम्स एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। और इसके नीचे एक लेयर जो लेयर है व्हिच इज द लेयर ऑफ फाइल्स एंड स्टफ, यू डोंट हैव टू डील विद दैट, ठीक है, वो डीबीएमएस हैंडल करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, डीबीएमएस का फायदा क्या है कि वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि डीबीएमएस एक्चुअली डाटा कैसे स्टोर कर रहा है, हम बस टेबल्स की बात करते हैं एंड वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे टेबल्स आपको नजर आ रहे हैं कि ये यूजर्स का टेबल है जिसमें कॉलम्स क्या क्या है, यूजर आईडी, यूजर नेम, एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, ठीक है। और उसमें आगे रोज है जिसमें डाटा पड़ा हुआ, ठीक है। इस तरह की विल स्टडी दिस अभी थोड़ी देर तक, ठीक है। अच्छा, तो ये लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की मैंने बात की, ये भी कॉन्सेप्ट है विच यू हियर अ लॉट कंप्यूटर साइंस पढ़ते हुए, एब्स्ट्रैक्शन, लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये बहुत सुनते होगे, and you never really many people they don't really know what layers of abstraction are. It's a good concept कि अभी इस पे थोड़ी सी बात कर लें। Abstractions are all around you in terms of computer science and also in terms of the world. तो फॉर एग्जांपल आपकी जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा किस फॉर्म में पड़ा होता है, जीरोस एंड वंस की फॉर्म में, राइट। हार्ड ड्राइव में और कुछ नहीं होता, राइट, इट्स जस्ट अ कंटीन्यूअस सीरीज ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जीरोस एंड वंस। अगर आपकी एक टेराबाइट की हार्ड डिस्क है फॉर एग्जांपल, तो उसमें देयर इज अ टेराबाइट वर्थ ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है। देयर इज नो डिवीजन बिटवीन जीरोस एंड वंस, इट्स जस्ट अ कंटीन्यूअस स्ट्रीम्स ऑफ 0 1 0 1 0 1 एंड दैट्स इट, ठीक है। बट हम जब देखते हैं एक हार्ड डिस्क को, व्हेन यू प्लग इन अ हार्ड डिस्क इनटू योर कंप्यूटर, यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। लेकिन हार्ड डिस्क पे तो फाइल्स एंड फोल्डर्स नहीं है, हार्ड डिस्क पे तो बस जीरोस एंड वंस है, ठीक है। सो हाउ डू यू एंड अप लुकिंग एट इट इन टर्म्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स? ये एक एब्स्ट्रैक्शन है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, यूजिंग इट्स फाइल सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक द फाइल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। द फाइल सिस्टम हैंडल्स द हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क पे जो डेटा पड़ा है, जो जीरोस और वंस पड़े हैं, इट ऑर्गेनाइजेस देम इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। तो आपको ये फाइल सिस्टम ऐसे ही दिखाता है कि अच्छा आपके पास ये फाइल पड़ी है, ये फोल्डर पड़ा है, लेकिन हार्ड डिस्क पे तो फाइल और फोल्डर नहीं होते, हार्ड डिस्क पे तो बस जीरोस और वंस ही है ना, ठीक है। इफ यू हैव लाइक आपके पास एक फोल्डर में 2 फाइल्स पड़ी हैं, एक का नाम है फाइल 1.txt, एक का नाम है फाइल 2.txt। हार्ड डिस्क के ऊपर तो फाइल 1.txt का डाटा जहां पे खत्म होता है, जहां पे उसकी आखिरी बिट है, उससे अगली बिट फाइल 2.txt की शुरू हो जाती है, राइट। देयर इज नो लाइक बाउंड्री ऑन द हार्ड डिस्क, अच्छा यहाँ तक फाइल 1 है, यहाँ तक फाइल 2 है, देयर इज नो बाउंड्री, देयर जस्ट अ कंटीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है। तो ये फाइल्स की सेपरेशन कहां से आती है कि एक फाइल यहाँ खत्म होगी, दूसरी फाइल यहाँ शुरू होगी, ठीक है। देयर आर नो डिवाइडर्स इन द हार्ड डिस्क, ठीक है। ये जो फाइल सिस्टम है आपका, ये इस डाटा को ऑर्गेनाइज रखता है। तो फाइल सिस्टम सेव कर लेता है कि अच्छा बिट नंबर फलां से बिट नंबर फलां तक फाइल नंबर 1 है, बिट नंबर फलां से बिट नंबर फलां तक फाइल नंबर 2 है। ये डाटा भी हार्ड डिस्क पे वो कहीं पे स्टोर करता है, ठीक है। फलां बिट से फलां बिट तक की जो फाइल्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट वन सिंगल फोल्डर, ठीक है। तो ये सारे जो ये एक एब्स्ट्रैक्शन है जो फाइल सिस्टम आपको देती है, हार्ड डिस्क के ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं होती,
नो सच थिंग एज फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। तो एंड दिस इज सच अ गुड एब्स्ट्रैक्शन कि आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि दिस इज अ मेड अप थिंग, फाइल्स एंड फोल्डर्स एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। दिस इज सच अ गुड एब्स्ट्रैक्शन। तो ये आपको आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है फॉर एग्जांपल विंडोज में, उसमें ये आपको फाइल्स और फोल्डर्स की एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी ये कुछ फंक्शंस देता है, एफ रीड का फंक्शन, एफ राइट का फंक्शन। एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि किसी चीज में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको छुपा देना, ठीक है। तो आपका फाइल सिस्टम क्या करता है कि जो जीरोस और वंस की कॉम्प्लेक्सिटी है इसको छुपा देता है, इससे ये खुद डील कर लेता है। आपको ये एक जरा ज्यादा आसान पिक्चर पेश करता है, यार देखो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, तुम इससे डील करो, ठीक है, इसके नीचे के जो बिट्स और बाइट्स हैं वो मैं डील कर लूंगा, ठीक है। तो आप जो हो आप इस लेवल पे काम कर रहे होते हो, जहां पे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या आपका फाइल एक्सप्लोरर है वो भी इसी लेवल पे होता है, ठीक है। आपका फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर, ठीक है, वो भी इस लेवल पे होता है। आपको यहाँ आप यहाँ ऊपर से जब देख रहे होते हो ना, तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये चीज नजर आ रही है कि भाई फाइल्स है फोल्डर्स है, ठीक है, बट देयर इज अ लेयर अंडरनीथ इट, ठीक है। और वो लेयर कौन सी है, जीरोस और वंस की लेयर। तो ये जो फाइल सिस्टम है ये आपके और आपकी हार्ड डिस्क के दरमियान में आके बैठ गया, ठीक है। और ये आपको देखने नहीं देता कि नीचे क्या चल रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एंड दीज आर ऑल एवरीवेयर, ठीक है। आपका इंटरनेट सारा लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर बिल्ट है, वो आप पढ़ोगे नेटस्ट्रीम वाले कोर्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। अब हम हमारा मसला क्या था, हमारा मसला ये था कि अब PHP या C++ में फॉर एग्जांपल हमने डाटा स्टोर करना है हार्ड डिस्क के ऊपर, तो वी हैव टू डायरेक्टली डील विद फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। इवन दो ये भी एक बहुत अच्छी एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, दिस स्टिल मेक्स आवर लाइव्स वेरी सिंपल, हमें बिट्स और बाइट्स से डील नहीं करना पड़ा, बट स्टिल स्टोरिंग डाटा, large amount of data in the form of files and folders is hard for us, ठीक है। तो we need another layer of abstraction जो फाइल सिस्टम के और हमारी लैंग्वेज के दरमियान में आ जाए, ठीक है। दैट इज द लेयर ऑफ द DBMS, ठीक है। तो DBMS कहाँ पे आता है, उसी तरह आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के ऊपर आपका फाइल सिस्टम है, ठीक है। फाइल सिस्टम के और आपकी लैंग्वेज के दरमियान में आके DBMS बैठ जाता है, ठीक है। तो DBMS क्या करता है, वो आपको एक और लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दे देता है। DBMS कहता है कि भाई आप जो हो ना, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं इस लेवल पे, वो आपको कहता है कि भाई आप काम करो डेटाबेसेस के साथ, टेबल्स के साथ, रोज के साथ, ठीक है। आपको ये नजर आएगा कि भाई टेबल्स बन रहे हैं, रोज बन रही हैं, ये वो। उसके नीचे ये टेबल्स वगैरह किस तरह फाइल्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं, फोल्डर्स में पड़े हुए हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, DBMS इसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। और इन टर्न ये फाइल्स और फोल्डर्स बिट्स और बाइट्स में किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है, वो काम फाइल सिस्टम का है, ठीक है। सी ऑल ऑफ दीज लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये एक लेयर है, ये एक और लेयर है, और उसके ऊपर आप यहाँ पे बैठे हुए, तो इट मेक्स योर जॉब अ लॉट इजियर। इमेजिन कि अगर ये लेयर्स ना होती और आपको डायरेक्टली बिट्स और बाइट्स से डील करना पड़ता, तो एवरी टाइम यू हैव टू सेव अ फाइल, यू हैव टू राइट द बिट्स एंड बाइट्स ओवर देयर, और आपको बताना पड़ता है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा कि हार्ड डिस्क के ऊपर बिलियंस ऑफ बिट्स हैं, उनमें से बिट नंबर 1472 से लेके 1473 तक मेरी एक फाइल है, ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लाइफ गेट्स वेरी वेरी हार्ड, ठीक है। इनफैक्ट ये जो आपकी हार्ड डिस्क है, दिस इज अनदर लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इसके नीचे भी एक लेयर होती है। हार्ड डिस्क के ऊपर एक्चुअली फिजिकली क्या हो रहा होता है, हाउ इज डेटा स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क, वो मैग्नेटिक चार्जेस की फॉर्म में स्टोर्ड होता है हार्ड डिस्क के ऊपर। जो आपकी एक्चुअल मैग्नेटिक डिस्क है उस पे कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे लो है, इसकी ऐसे वो जीरो से वन स्टोर्ड होते हैं वहां पे, राइट। हाँ, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है आपकी, जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है दैट इज काउंटेड एज अ वन, और जहां पे कम है दैट इज काउंटेड एज अ जीरो, ठीक है। लेकिन आपके कंप्यूटर को तो ये नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जेस हैं। जब आप हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, कंप्यूटर को जीरो और वन नजर आते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये अगेन एक और लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। जो बॉटम बेस रियलिटी आपकी, वो है आपकी फिजिकल लेयर, जहां पे मैग्नेटिक चार्जेस हैं सारे के सारे, ठीक है। आपकी हार्ड डिस्क का जो हार्डवेयर है उसके ऊपर जो पिन होती है जो वो रीड करता है, दैट प्रोवाइड्स अनदर लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। आपकी हार्ड डिस्क आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे शो करता है कि जैसे हार्ड डिस्क के ऊपर तो जीरोस और वंस पड़े हुए हैं, जबकि असल में मैग्नेटिक चार्जेस पड़े होते हैं, ठीक है। तो these are all the layers of abstraction and we often take this stuff for granted, and this is the beauty of this abstraction. एक अच्छी abstraction वो होती है that makes you forget कि there is some complexity underneath it. आपने कभी फाइल्स और फोल्डर्स यूज करते हुए आपको ये फील नहीं हुआ होगा कि अच्छा नीचे तो जीरोस और वंस पड़े हुए हैं, ठीक है। इट्स सच अ गुड एब्स्ट्रैक्शन, इट्स बुलेट प्रूफ, ठीक है। तो these are abstractions. और इसकी समझ लगी है कुछ के कुछ सेंस बनी है थोड़ी बहुत के लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस क्या होती हैं। मैं पोल्स बनाना भूल गया था बिफोर दी लेक्चर, मैं अभी बना देता हूँ।
Just a second. Okay, releasing the poll. ठीक है, ओके, अच्छी बात है, समय लग गई। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका इस लेवल पे काम करता है। तो आपको लग रहा होता है कि जैसे आप टेबल्स बना रहे हो, रोज बना रहे हो, असल में तो जाहिर है कि आपने चीजों को फाइल्स की फॉर्म में ही स्टोर करना है। तो वो जो काम है वो डीबीएमएस हैंडल कर लेता है। और उससे भी आप नीचे आओ तो असल में तो चीजों ने जीरोस और वन की फॉर्म में स्टोर होना है, लेकिन वो काम फाइल सिस्टम हैंडल कर लेता है। और आप उससे भी नीचे आओ तो असल में तो चीजों ने मैग्नेटिक चार्जेस की फॉर्म में स्टोर होना है, वो काम हार्डवेयर हार्ड डिस्क हैंडल कर लेती है। तो दीज आर द लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड दे मेक योर लाइफ इजियर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनल डेटाबेसेस। हम इस कोर्स में रिलेशनल डेटाबेसेस ही पढ़ेंगे, नोएसक्यूएल डेटाबेसेस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दे आर उनका यूज बहुत कम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे लम्स के लिए आप एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हो जिसमें उसके सारे स्टूडेंट्स का और कोर्सेज का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और ये बड़ी क्लासिक एग्जांपल है, डेटाबेसेस के कोर्स में भी आपको वो यही पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी डेटाबेस सिस्टम। तो पहली चीज ये है कि हमने स्टूडेंट्स का डाटा अपने पास स्टोर करना है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि हमने कौन से टेबल्स बनाने। ठीक है, और जो टेबल्स हम बनाएंगे उनमें कॉलम्स कौन कौन से होंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है कि कौन कौन से टेबल्स होंगे, उन टेबल्स में कॉलम्स कौन कौन से होंगे, कॉलम्स के नाम क्या होंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें, दिस इज कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा। इट्स लाइक द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। व्हाट डज द डेटाबेस लुक लाइक? डेटाबेस स्कीमा में डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ डेटा काउंट नहीं होता कि एक्चुअली क्या क्या नाम बच्चों के स्टोर्ड हैं, क्या ईमेल एड्रेसेस है बच्चों के, ये नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, कौन से टेबल्स हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड, व्हाट आर द कॉलम्स इन द टेबल, ये चीजें। ठीक है, तो अभी हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, और इस टेबल के ये वाले कॉलम्स होंगे, हम रखेंगे। ठीक है, हम उसमें बच्चों की स्टूडेंट आईडी स्टोर करेंगे विच इज द रोल नंबर, द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ईमेल ऑफ द स्टूडेंट, वो कौन से स्कूल में, उसका मेजर क्या है। ठीक है, ये 5 कॉलम्स है हमारे टेबल में। ठीक है, और इस टेबल में हम कुछ डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे कॉलम्स थे, ठीक है, जो हमने देखे थे, स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, स्कूल और मेजर। इसमें हम अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं। बाय द वे कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, जब आप पेपर्स लिख रहे होते हो या बुक्स में पढ़ रहे होगे, तो नॉर्मली वो कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स कहते हैं, बट और टेबल्स को वो रिलेशंस कह रहे होते हैं। ठीक है, रोज को वो टपल्स कह रहे होते हैं, बट लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, हम इनको टेबल्स कहेंगे। लेट्स कॉल अ कैट, हम टेबल्स को टेबल्स कहेंगे, रोज को रोज कहेंगे, कॉलम्स को कॉलम्स कहेंगे। ठीक है, तो लेट्स से हमने इसमें एक नई रो ऐड कर दी। ठीक है, वी जस्ट एडेड अ स्टूडेंट इन द टेबल। ठीक है, उसका स्टूडेंट आईडी ये है, नाम ये है, ईमेल ये है, स्कूल ये है, मेजर ये है। ठीक है, एक रो को टपल भी कहते हैं। ठीक है, लेट्स ऐड अनदर स्टूडेंट। ठीक है, एक और बच्ची ऐड कर ली हमने, एक और स्टूडेंट ऐड कर लिया, एक और स्टूडेंट ऐड कर लिया एंड सो ऑन। ठीक है, इस इन टेबल्स में ना कुछ चीजें हैं जो कि कुछ टर्म्स हैं विच यू शुड रियली रियली नो। ठीक है, एक चीज तो है, वो ये है, ये जो आपके हर टेबल के अंदर, आपके पास जितने भी टेबल्स हैं, ईच टेबल हैज, एवरी टेबल इन योर डेटाबेस, आप जब भी कोई डेटाबेस बनाओगे, इसमें जो भी टेबल बनाओगे, इन एवरी टेबल देयर इज वन कॉलम जिसे हम कहते हैं कि ये इस टेबल का प्राइमरी की है। विच, और प्राइमरी की हम उस कॉलम को कहते हैं जिसकी वैल्यू यूनिक हो इन एवरी रो। कोई ऐसी 2 रोज नहीं है जिनकी इस कॉलम की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यू विल नेवर हैव 2 स्टूडेंट्स जिनका रोल नंबर सेम हो, राइट, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये जो कॉलम है इसे हम कहेंगे कि ये हमारा प्राइमरी की है। ठीक है, नेम कैन नॉट बी प्राइमरी की क्योंकि 2 बच्चे हो सकते हैं जिनका नाम सेम हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल योर ईमेल द प्राइमरी की क्योंकि ईमेल भी ऐसा ही है, नो 2 स्टूडेंट्स कैन हैव द सेम ईमेल। ठीक है, स्कूल सेम हो सकता है बच्चों का, मेजर सेम हो सकता है, बट स्टूडेंट आईडी और ईमेल ये 2 बच्चों की सेम कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए दिस इज व्हाट वी कॉल द प्राइमरी की। एक रो को दूसरी रो से डिफरेंशिएट करने के लिए वी यूज द प्राइमरी की। अगर हमारे पास प्राइमरी की नहीं है टेबल में, तो इट इज इम्पॉसिबल कि आपके पास 2 रोज हों जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो। ठीक है, और उस तरह फिर मसला हो जाएगा कि अगर आप अपने डेटाबेस से कहो कि मुझे वो रो ला के दो जिसमें बच्चे का नाम मिनाहिल फैसल है, और उसमें 2 रोज हैं जिनमें एक बच्ची का नाम मिनाहिल फैसल है, एंड देयर आइडेंटिकल रोज, तो इट विल जस्ट स्लो डाउन द डेटाबेस। ठीक है,
आइडेंटिकल डाटा, बिल्कुल आइडेंटिकल 2 दफा स्टोर हुआ है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। व्हाई वुड यू वांट दैट? यू डोंट वांट दैट, ठीक है। तो इसलिए वी ऑलवेज हैव इन एवरी टेबल वन कॉलम जो यूनिक हो इन एवरी रो, ठीक है। वी यूज इट टू आइडेंटिफाई द रो, ठीक है। इसे हम प्राइमरी की कहते हैं उस टेबल की, ठीक है। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्लियर है? और प्राइमरी की का के और भी फायदे हैं। एक फायदा इसका ये है कि प्राइमरी की वैल्यू चूंकि यूनिक होती है, तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है MySQL या पोस्टग्रेस, वो क्या करता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करके रख लेता है, सो दैट एक सर्टेन प्राइमरी की को ढूंढना बहुत आसान। तो लेट्स से मैं चाहता हूं मेरे पास 1 मिलियन स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूं कि मैं उनमें से ये वाला रोल नंबर ढूंढूं, ठीक है। तो एक तरीका तो बड़ा सिंपल तरीका है कि आप सारे के सारे 1 मिलियन रोल नंबर्स देखो और उनमें से ये वाला ढूंढो, ठीक है। इट्स वेरी स्लो। आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करती है कि इट कैन लुक फॉर दिस डाटा मच फास्टर। ये इनको ये जो सारी वैल्यूज हैं, प्राइमरी की वैल्यूज हैं, इनको ऑर्गेनाइज कर देती है इन द फॉर्म ऑफ अ बाइनरी ट्री। आप लोगों ने अभी बाइनरी ट्रीज नहीं पढ़े मेरे ख्याल से, नहीं पढ़े ना? डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स नहीं पढ़ा अभी आप लोगों ने? हाँ, नहीं पढ़े। यू स्टडी इट लेटर ऑन, तो तब तुम्हें समझ लग जाएगी। बट इट जस्ट मीन्स के प्राइमरी की ढूंढना टेबल के अंदर इट्स एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है। वो बहुत बहुत जल्दी से डेटाबेस सिस्टम आपका ढूंढ लेता है इन चीजों को। आपके पास 1 बिलियन नाम रोल नंबर्स पड़े हो, उनमें से एक स्पेसिफिक रोल नंबर को ढूंढना, उसकी रो को ढूंढना विल बी एक्सट्रीमली फास्ट, यानी ऐसे हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और वो आप डेटा स्ट्रक्चर से कोर्स में पढ़ोगे कि वो कैसे होगा। अगेन मेरा मकसद आज मैंने वो काम नहीं करना जो डेटाबेस से कोर्स में सर नवीद करते हैं। मैं आप इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि डेटाबेस इंप्लीमेंट कैसे हुई होती है अंडरनीथ। I'll just show you कि how do you use databases, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि whenever you create a table, you will also have to create a primary key in every table. That is the practical the implication of what I told you. तो हमने अभी तक एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स टेबल, जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो लेट्स क्रिएट अनदर टेबल जिसमें हम कोर्सेज की इंफॉर्मेशन सेव करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कोर्सेज का टेबल बनाया है जिसके अंदर 3 कॉलम्स है। एक तो उसमें कोर्स कोड होगा, ठीक है। CS100, MGMT 120, इस तरह के कोर्सेज जो होते हैं, ठीक है। कोर्स का टाइटल होगा और कोर्स का इंस्ट्रक्टर होगा। ये 3 चीजें हम सेव करेंगे फॉर एवरी कोर्स, ठीक है। यू कैन लुक एट इट कि वो देखने में कैसा होगा। इसमें आप चीजें स्टोर कर सकते हो, लाइक आपने ये एक रो डाल दी इसके अंदर CS100, ये एक रो डाल दी आपने लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। ये रोज हैं जो इस टेबल के अंदर आ रही है। कोई मुझे बता सकता है कि इस रो का प्राइमरी की कौन सा कॉलम होगा? कोर्स कोड, राइट, क्योंकि नो टू कोर्सेज हैव द सेम कोर्स कोड। टाइटल फिर भी सेम हो सकता है, यू नो इट इज पॉसिबल कि 2 कोर्सेज हो जिनका टाइटल सेम हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल 2 अलग-अलग स्कूल्स अक्सर एक कोर्स ऑफर कर रहे होते हैं। आपका SSC में भी एक इकोनॉमिक्स का कोर्स है फॉर एग्जांपल, और वहां पे भी है, HSS में भी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो कोर्स का हो सकता है नाम सेम हो लेकिन कोर्स कोड डिफरेंट हो, ठीक है। तो कोर्स कोड इज यूनिक फॉर एवरी रो, फॉर एवरी कोर्स, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर, इस तरह की डेटाबेसेस के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है which is really the power of relational databases, ठीक है। दिस इज द you will say most useful feature of relational databases that makes them really really fast, ठीक है। और इन्हें हम रिलेशनल डेटाबेसेस क्यों कहते हैं अब आपको नजर आएगा, ठीक है। तो वो चीज क्या है? इट इज फॉरेन कीज, ठीक है। अभी मैंने प्राइमरी कीज पढ़ी है। प्राइमरी की क्या होती है कि एक टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम जो उस टेबल की हर रो में यूनिक है, ठीक है। व्हाट आर फॉरेन कीज? लेट्स सी। अभी हमने 2 टेबल्स बनाए हैं, वी हैव द स्टूडेंट्स टेबल एंड द कोर्सेज टेबल। लेट्स से हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू क्रिएट एन एनरोलमेंट टेबल के कौन से स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एनरोल किया हुआ है, ठीक है। तो उसके हमने ये टेबल बनाया, एनरोलमेंट्स का टेबल। इसमें 4 चीजें हमने स्टोर की हैं। एक तो एनरोलमेंट आईडी, ठीक है। ये मैंने क्यों डाली है यहाँ पे, क्योंकि अगेन हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू जो हर रो में यूनिक हो। तो उसके लिए मैंने ये एनरोलमेंट आईडी की एक कॉलम बना दिया है। तो जब भी कोई एनरोलमेंट होगी उसको हम एक अपनी तरफ से एक नई आईडी दे देंगे, लाइक 1 2 3 4, एक यूनिक नंबर दे देंगे उसको, ठीक है। इट डजंट मीन एनीथिंग। इसका मकसद बस ये है कि देयर शुड बी वन वैल्यू इन एवरी रो जो हर रो में डिफर करे, ठीक है। नो टू रोज शुड बी आइडेंटिकल। तो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट एक ही कोर्स 2 दफा लेता है, ठीक है, और दोनों दफा उसका सेम ग्रेड आता है, और अगर ये वाली रो हमने नहीं बनाई हुई, ये वाला कॉलम हमने नहीं बनाया हुआ, अगर ये वाला, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, यू विल हैव 2 आइडेंटिकल रोज।
ठीक है, वही स्टूडेंट है, उसने वही कोर्स लिया है और उसका ग्रेड भी वही आया, तो यू हैव टू आइडेंटिकल रोज, वी डोंट वांट दैट, इसलिए वी हैव अनदर रो विच इज एनरोलमेंट आईडी, और ये हर दफा यूनिक होगी। ठीक है, जब पहली दफा उसने कोर्स लिया तो हमने उसको एनरोलमेंट आईडी 1 कह लिया, अगली दफा उसने लिया तो हमने उसको एनरोलमेंट आईडी 2 कह लिया। ठीक है, आर्बिट्रेरीली, हमारी मर्जी है उसको किस तरह नंबरिंग करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये हमने कोड टेबल बना लिया। नाउ नोटिस समथिंग, इन अब अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे एक टेबल के अंदर हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, नाउ यू विल सी कि इन टेबल्स का आपस में भी कुछ रिलेशनशिप है, इन तीनों टेबल्स का। यू विल सी कि आपके पास ये जो स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है इनरोलमेंट टेबल के अंदर, ये स्टूडेंट टेबल के अंदर भी मौजूद है ना। एंड इनफैक्ट द रिलेशनशिप इज सच कि वी वांट कि हमारे इनरोलमेंट टेबल के अंदर ऐसी कोई स्टूडेंट आईडी ना हो जो स्टूडेंट टेबल के अंदर नहीं पड़ी। ठीक है, इमेजिन कि आपने इस तरह की डेटाबेस बनाई है, ठीक है, और उसमें एक ऐसा एरर आ गया कि इनरोलमेंट टेबल के अंदर एक ऐसी स्टूडेंट आईडी, एक ऐसा रोल नंबर ऐड हो गया जो कि स्टूडेंट टेबल के अंदर है ही नहीं, यानी ऐसा कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी यहाँ पे रोल नंबर आपने लिख दिया। ठीक है, इस टेबल के अंदर एक वैल्यू इंसर्ट हो गई है। वी डोंट वांट दिस, राइट, ये हमारी डेटा की लॉजिकल कंसिस्टेंसी के खिलाफ है कि एक ऐसा बच्चा इनरोल करे कोर्स के अंदर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे स्टूडेंट्स टेबल के अंदर। ठीक है, दैट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, वी डोंट वांट दैट, राइट। तो एसक्यूएल डेटाबेसेस कैन इंश्योर दिस फॉर यू। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टेबल्स को लिंक कर देंगे। ठीक है, हम ये जो स्टूडेंट आईडी है हमारी इस टेबल के अंदर, ये जो कॉलम है स्टूडेंट आईडी वाला, इसको ये वाला जो टेबल है हमारा स्टूडेंट्स टेबल वाला, इस कॉलम से लिंक कर देंगे, इन दोनों कॉलम्स को हम लिंक कर देंगे। व्हाट वी मीन इज कि कोई ऐसी स्टूडेंट आईडी इनरोलमेंट टेबल के अंदर ना आए जो पहले से इस टेबल के अंदर पड़ी नहीं हुई। ठीक है, तो एसक्यूएल डेटाबेसेस, इसको जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, माई एसक्यूएल है या पोस्टग्रेस जो भी है, वो इंश्योर करेगा कि ऐसा ना हो। अगर आप चाहोगे भी ऐसी कोई वैल्यू इंसर्ट करना, ऐसी कोई रो इंसर्ट करना, तो वो अलाउ करेगा ही नहीं, आपको एरर दे देगा। ठीक है, डेटा आपका कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी तरह इस चीज को हम फॉरेन कीज कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये होती है, अ फॉरेन की इज अ फील्ड, ठीक है, और अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एनरोलमेंट टेबल है उसके अंदर एक कॉलम है हमारा, ठीक है, जो एक और टेबल की, स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की को रेफर करना। ठीक है, तो वी विल ऑलवेज नीड के जो भी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे एंटर हो वो स्टूडेंट टेबल के अंदर कहीं ना कहीं पड़ी हो। ठीक हो गया, ये सीन है, इसे हम प्राइमरी की कहते हैं। तो ये और भी है हमारे पास, यू कैन सी कि यहाँ पे कोर्स कोड जो है वो भी कोर्सेज वाले टेबल के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, वी डोंट वांट कि हमारे पास इनरोलमेंट में कोई ऐसा कोई बच्चा किसी ऐसे कोर्स में इनरोल कर ले जो कि है ही नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर जंबीर ऐसा करे तो आप तो आग लगा देंगे वहां पे आईएसटी वालों को जाकर। ठीक है, कि वहां पे कोर्स लिखा हुआ था जो कि असल में था ही नहीं, तो आपने इसमें इनरोल कर लिया। ठीक है, तो हम इनको भी आपस में लिंक कर देंगे इन दोनों टेबल्स को यूजिंग अ फॉरेन की। तो नाउ आपकी डीबीएमएस जो है इट विल नॉट अलाउ कि कोई ऐसी रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाए एनरोलमेंट टेबल के अंदर जिसमें कोई ऐसा कोर्स कोड हो जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता कोर्सेज टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये वजह है कि हम फॉरेन कीज रखते हैं। The reason why we have linked the enrollments table with the other two tables using the foreign keys is to keep our data logically consistent. ठीक है, logically consistent रहता है आपका data. We don't want any value of student ID in our enrollments table that does not exist in the students table. ठीक है, and we don't want any course code in our enrollments table that does not exist in the courses table. ठीक है ना, तो इसलिए हम foreign keys से लिंक करते हैं चीजों। नहीं, एक टेबल की दो प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। यू कैन क्रिएट इंडेक्सेस ऑन, जिन्हें आपको बताया था कि जब आप कोई प्राइमरी की बनाते हो, लेट्स से मैंने कहा कि स्टूडेंट टेबल में ये कॉलम मेरा प्राइमरी की है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपका डीबीएमएस जो है इसकी सारी वैल्यूज को एक बाइनरी टी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लेता है ताकि कोई वैल्यू ढूंढना आसान हो जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग, कि आपकी डीबीएमएस ने इंडेक्सिंग कर ली है। आप इंडेक्सिंग एक से ज्यादा चीजों की कर सकते हो। ठीक है, अमूमन हम उन चीजों की इंडेक्सिंग करते हैं जिनको हमने रेगुलरली सर्च करना होता है। यू रेगुलरली वांट टू लुक अप स्टूडेंट आईडीज इन दिस टेबल, इसलिए हम स्टूडेंट आईडीज को इंडेक्स कर लेंगे ताकि सर्चिंग फॉर अ स्टूडेंट आईडी इज फास्टर। आप और चीजों को भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। यू कैन से एक अच्छा ईमेल्स का भी एक इंडेक्स बना लो या नेम्स का भी एक इंडेक्स बना लो, तो बना लेगा आपका डीबीएमएस ताकि सर्चिंग फॉर अ नेम इज फास्टर। ठीक है, बट प्राइमरी की एक ही होगी। ठीक है, नहीं देखो, इनरोलमेंट टेबल के अंदर
प्राइमरी की एक ही है। इनरोलमेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी की वैल्यू रिपीट हो सकती है। देखो एक ही बच्चे ने अगर 4 कोर्सेज में इनरोल किया है तो आपके पास 4 रोज होंगी, एक रो जिसके अंदर वही स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है, ठीक है, और जो कोर्स है आगे वो कोई और है, ठीक है। अगली रो के अंदर वही स्टूडेंट आईडी है सेम, लेकिन कोर्स कोई और है, उसने किसी और कोर्स में एनरोल किया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी देखे ना रिपीट हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक और रो हो जिसके अंदर एक और कोई और स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कोई और है, लेकिन उसने कोर्स उसी में एनरोल किया हुआ है CS100 के अंदर, ठीक है, ये वाले कोर्स के अंदर। देखो यहाँ पे कोर्स रिपीट हो रहा है और यहाँ पे रोल नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। रेपिटेशन अलाउड है, मैंने ये नहीं कहा कि ये प्राइमरी की है स्टेबल, ठीक है, प्राइमरी की ये है, ये रिपीट नहीं हो सकती, ये वैल्यूज तो रिपीट हो सकती है, ठीक है। आपने एनरोलमेंट टेबल से ये रिटर्न करवाना है कि मुझे सारे स्टूडेंट्स वो जिन्होंने CS100 में एनरोल किया, तो वो किस तरह? हाँ, तो हम डेटाबेस या आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हो यूजिंग दी SQL लैंग्वेज। हम डेटाबेस से कहेंगे कि वो सारे मुझे वो सारी रोज दे दो जिनमें कोर्स कोड जो है CS100 है, ठीक है। तो डेटाबेस आपको वो सारी रोज दे देगी, ठीक है, और उन रोज में से फिर आप स्टूडेंट आईडी निकाल लो। और फिर इन चीजों का लिंक करने का फिर यही फायदा है। अब लेट्स से उस स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट आप उसका नेम चाहते हो कि ये कौन कौन से बच्चे हैं, इनका नाम क्या है जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल किया है, तो यू कैन गो बैक और आप इनका नाम ढूंढ सकते हो क्योंकि ये दोनों टेबल लिंक्ड है, ठीक है। तो यूजिंग द स्टूडेंट आईडी यू कैन फाइंड द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट जो अलग टेबल में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये फायदा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप इसी टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी भी स्टोर करो, बच्चे का नाम के लिए एक अलग ये कॉलम बना लो, ठीक है, ईमेल के लिए एक अलग कॉलम बना लो, ठीक है, ताकि इसी टेबल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। लेकिन नाउ यू रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है। ये नाम पहले से पड़ा है हमारे पास, व्हाई डोंट वी नीड टू स्टोर इट इन दिस टेबल अगेन, ठीक है। आप बस यहाँ पे एक ये स्टूडेंट आईडी स्टोर करो, ठीक है, यूजिंग विच यू कैन गो टू दी अदर टेबल और वहां पे आप स्पेसिफिकली उसी रो पे पहुंच जाओगे जहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी है और वहां से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं इस चीज को, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे हमारे पास जो डाटा है जो हमने एंटर किया था, रेड में आपके पास स्टूडेंट्स वाला टेबल है, ब्लू में यू हैव दी कोर्सेज टेबल और ये ब्लैक में वी हैव दी इनरोलमेंट्स टेबल, ठीक है। लेट्स से मैंने एक इनरोलमेंट ऐड करनी है, ये मैंने ऐड कर दी, ठीक है। हमने इसको आईडी दे दी 1 की और स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ ये दे दी, ये वाली कोर्स कोड ये दे दिया और ग्रेड उसका बच्चे का ये आया फॉर एग्जांपल, ठीक है। नाउ नोटिस के यहाँ पे स्टूडेंट आईडी वही है जो टेबल के अंदर थी, ठीक है। देयर इज दिस एंट्री इन द स्टूडेंट्स टेबल और इसी तरह जो कोर्स कोड भी है वो भी कोर्स वाले टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए दिस इज अ वैलिड रो, ठीक है। DBMS इसको अलाउ कर देगा ऐड होने में। लेट्स से वी ऐड अनदर रो, ठीक है, ये हमने रो ऐड की। डू यू थिंक दिस रो विल बी एक्सेप्टेड by the DBMS? If not, why not? Why not? एनरोलमेंट आईडी सेम है इस वजह से। हाँ, ठीक है, गुड, यू रिमेम्बर्ड। एनरोलमेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है, ठीक है, तो ये सेम नहीं हो सकती, इट मस्ट बी यूनिक, तो ये मसला आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये तो ये रो ऐड नहीं हो पाएगी, आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। हाउ अबाउट दिस, ये ऐड हो जाएगी? ये भी नहीं ऐड होंगे क्योंकि स्टूडेंट आईडी दूसरे वाले टेबल में नहीं है। हाँ, स्टूडेंट आईडी दूसरे टेबल में नहीं है, ठीक है। ये इस पूरे टेबल में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती और हमने चूंकि इनको लिंक किया हुआ है आपस में इन दो कॉलम्स को, तो कोई वी मस्ट हैव द वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। ये भी ऐड नहीं होगी। हाउ अबाउट दिस? ये हो जाएगी। हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। तो ये मैंने आपको बताया था कि DBMS जो है फाइल्स को इस तरह स्टोर करता है हार्ड डिस्क के ऊपर, जो फाइल्स वगैरह में उसने फोल्डर्स बनाने होते हैं ताकि इस तरह की सर्चेस इजी हो। तो इफ आई से इफ आई टेल आस्क द DBMS कि अच्छा सबसे पहले तो मुझे वो बच्चा लाके दो जिसका MGMT 102 में ग्रेड A+ था, ठीक है। हम SQL लैंग्वेज के थ्रू ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। वी विल टेल इट कि मुझे वो वाली रोल आके दो जिसमें कोर्स कोड ये हो और ग्रेड ये हो,
ठीक है, डीबीएमएस जाएगा पूरे टेबल में से बड़ी जल्दी स्कैन करके आपको ये पूरी रो लाके दे देगा, ये वाली रो। ठीक है, फिर आप क्या कहते हो, आप इस रो में से ये स्टूडेंट आईडी पकड़ते हो और आप उससे कहते हो डीबीएमएस को कि अच्छा ये जो स्टूडेंट आईडी है ना, इसका मुझे नाम बताओ इस बच्चे का। तो चूंकि ये हमने लिंक किए हुए ये दोनों टेबल्स, तो इट विल इमीडिएटली गो फ्रॉम हियर टू हियर, उस रो डायरेक्टली उस रो पे चला जाएगा। ठीक है, और आपको उसका नाम लाके दे देगा, इनफैक्ट पूरी रो लाके दे देगा। ठीक है, क्योंकि इट्स लिंक्ड एंड दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट। ये फायदा है सबको लिंक करने का। एंड वी विल सी, हम एसक्यूएल लैंग्वेज भी पढ़ेंगे कि हाउ डू यू आस्क द डेटाबेस दिस स्टफ। ठीक है, ओके, अब हम एक्चुअली यूज करने पे आते हैं डेटाबेस को। लेट्स टेक अ ब्रेक। ठीक है, छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लो। टाइम जो हुआ है वो हुआ है 7:47 हुए। 7:55 पे विल बी बैक।
Okay, hello. Is everyone back? Okay, let's continue. अच्छा, तो हमने MySQL इंस्टॉल कर ली हुई है, ठीक है, विच इज अगेन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसको यूज करना बड़ा आसान है. एंड फॉर नाउ, अभी हम जब इसको यूज करना शुरू करेंगे MySQL को, तो आई वांट यू टू फॉर नाउ फॉरगेट अबाउट वेब डेवलपमेंट, ठीक है, एंड जस्ट थिंक ऑफ इट एज ए वे ऑफ स्टोरिंग डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है. आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हो, यानी इफ यू वांट टू कीप रिकॉर्ड्स, और आप आगे एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, और यू वांट टू इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सेल शीट्स, ठीक है, you want to store data into tables and interconnected tables, and in a way कि उनमें से data ढूंढना आसान हो, you can use it like that as well, and you can use it to store your data for your websites as well, ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं. तो इसको आप इसको यूज करने के कई तरीके हैं. DBMS provides you with several ways of using the DBMS. You can use it using the command prompt, ठीक है. कमांड लाइन के लिए भी इसका इंटरफेस है, और इसका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है, विच इज PHP MyAdmin. ये सब कुछ इंस्टॉल्ड है पहले से. जब आपने XAMPP इंस्टॉल किया था तो साथ में इंस्टॉल हो गया था. अगेन, कमांड लाइन में इसको यूज करने के लिए आपको वही एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे. इफ यू हैव ट्रबल विद दैट तो मुझे बता देना. वैसे आसान होता है. अगेन, वही काम है कि जो MySQL की exe फाइल है वो आपने ढूंढनी है. यू गोइंग टू सी XAMPP, और यहीं पे SQL का कहीं पे फोल्डर होगा, ये पड़ा MySQL, ठीक है. इसमें जाओ, बाइनरीज में जाओ, बिन, यहाँ पे कहीं पे SQL.exe पड़ी होगी, ये MySQL.exe ये पड़ी है, ठीक है. तो आपने इस फोल्डर का लिंक जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है ऊपर से. यहाँ पे आप लिखो सर्च में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये विंडो खुल जाएगी सिस्टम प्रॉपर्टीज वाली. या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाओ, इधर पाथ पे क्लिक करो, वेरिएबल्स में इधर पाथ पे क्लिक करो, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो, इधर से नया वेरिएबल बनाओ, और उसमें आप ये लिंक दे दो. ये वाला मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, तो आई वोंट डू इट, ठीक है. एंड वंस यू हैव डन दिस, तो एक नई कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो खोलो, ठीक है, और आपके पास MySQL का जो कमांड है वो अवेलेबल होगा. अभी हमने ना वो कह रहा है, देखो उसने कहा है कि कांट कनेक्ट टू द MySQL सर्वर ऑन लोकल होस्ट, क्योंकि अभी हमने चलाया नहीं है XAMPP. हम XAMPP में जाते हैं, XAMPP की कंट्रोल पैनल में, और यहाँ से हम MySQL को स्टार्ट कर देते हैं. ये हमारा MySQL पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. तो MySQL का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा. हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं. पहले ये लिख के देखते हैं क्या होता है. सॉरी, अच्छा, MySQL से कनेक्ट करने के लिए आपको डेटाबेस में लॉगिन करना पड़ता है, इन सेंस, ताकि डेटाबेस नोस कि अच्छा यू हैव एक्सेस, क्योंकि डेटाबेस ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, यू नीड टू हैव सम लॉगिन क्रेडेंशियल्स. तो वो आप ऐसे देते हो, आप यहाँ पे -u लिखते हो, उसके बाद अपना यूजर नेम आप बताते हो. फॉर एग्जांपल मेरा यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता है यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड कोई भी नहीं होता. ये जो बाय डिफॉल्ट जब इंस्टॉल कर लेते हो आप, तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है, और पासवर्ड कोई भी नहीं होता. यू कैन जस्ट हिट एंटर, और ये कनेक्ट हो गया. इट सेज वेलकम टू MariaDB. MariaDB इज MySQL का एक वेरिएंट है. जिस बंदे ने MySQL लिखी थी उसी ने MariaDB भी बनाई है, तो थोड़ा सा बस फर्क है. कंसिडर कि MySQL ही है, ठीक है. नाउ ओवर हियर यू कैन टाइप कमांड्स एंड यू कैन डू स्टफ विद द डेटाबेस, ठीक है. तो पहले तो हम वी हैव लॉग्ड इन टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. हमने MySQL में लॉग इन कर लिया. अब इस सिस्टम के अंदर देयर आर मेनी डेटाबेसेस, ठीक है. आप नई डेटाबेसेस भी बना सकते हो. देयर आर मेनी डेटाबेसेस एज वेल. बाय डिफॉल्ट एक टेस्ट के नाम से डेटाबेस बनी होती है, जब आप इंस्टॉल करते हो ना, पहले से बनी होती है. यू कैन कनेक्ट टू इट बाय राइटिंग कनेक्ट एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, तो उसे कनेक्ट कर लेगा, ठीक है. सो वी हैव करंटली हम टेस्ट डेटाबेस के अंदर है, ठीक है. और यहाँ पे आप फिर कमांड्स लिख सकते हो, लाइक यू कैन से डिस्प्ले टेबल्स, आई थिंक कमांड होता है, ठीक है. सॉरी, कमांड कुछ और था. नॉर्मली आप ये CLI यूज नहीं कर रहे होगे. नॉर्मली SQL के केस में यू कैन यूज दी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि इट्स आल्सो अवेलेबल इफ यू वांट. मैंने कल ना कमांड्स के, क्योंकि मैंने भी ये यूज नहीं करता. पोस्टग्रेस में यू हैव टू यूज द CLI, क्योंकि उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है और वो लिमिटेड होता है. पोस्टग्रेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू MySQL, तो उसमें यूज करना पड़ता है CLI, लेकिन MySQL के केस में यू कैन यूज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एज वेल. यहाँ पे यू राइट शो टेबल्स, तो इट शोज यू द टेबल्स. अभी हमने कोई टेबल्स बनाए नहीं हुए, इसलिए हमारी जो डेटाबेस है, टेस्ट वाली डेटाबेस, वो एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी सेट, नो टेबल्स. लेट्स स्विच ओवर टू द ग्राफिकल इंटरफेस, और वहां से हम टेबल्स बनाते हैं, ठीक है. ग्राफिक इंटरफेस में आप कैसे जाएंगे? यहाँ से अपना अपाचे स्टार्ट करें.
ठीक है, आप अपने उसमें जाएं ब्राउजर में, यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट, वो जो अपाचे का होम पेज है वो खुल जाएगा। टॉप राइट पे यहाँ पे PHP माय एडमिन आ रहा है, ठीक है, इसके नाम पे मत जाएं, दिस इज जस्ट ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर विजुअलाइजिंग योर SQL डेटाबेस, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो अपनी डेटाबेस के वो देखने में कैसी है, टेबल्स कैसे हैं, और उसको विजुअली मैनेज कर सकते हो ब्राउजर के अंदर से। तो दिस इज योर डेटाबेस, ठीक है, यहाँ पे आप डेटाबेस के अंदर जाएं ऊपर, तो आपको लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस मिल जाएगी जो करंटली एग्जिस्ट करती हैं। ये जो शुरू वाली डेटाबेसेस है ना, ये MySQL की अपनी है, इट्स ओन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डोंट मेस विद दिस। ये जो टेस्ट डेटाबेस है ये आपके लिए उन्होंने बना दी हुई है टेस्टिंग के लिए, यू कैन वर्क विद दिस, या आप यहाँ पे एक नई डेटाबेस भी बना सकते हैं, ठीक है, न्यू DB और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, नई डेटाबेस बन जाएगी। फॉर नाउ लेट्स जस्ट वर्क विद द टेस्ट डेटाबेस, इस पे क्लिक करते हैं, वी आर इनसाइड द डेटाबेस। उसने कहा कि नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, अभी हमने कोई टेबल बनाए नहीं हुए, वी कैन क्रिएट अ टेबल, ये लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल को नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल यूजर्स का, ठीक है, हम वही अपना यूजर्स वाला टेबल बनाएंगे जो हमने यहाँ बनाया था ना। इफ आई गो अप, ये जो हमारा यूजर्स वाला टेबल है ना, ये रेड में जो नजर आ रहा है आपको, स्टूडेंट आईडी होगी इसमें, नेम, ईमेल, स्कूल और मेजर, ठीक है, तो इस टेबल का नाम मैंने यूजर्स रखा है, इसमें कॉलम्स मुझे चाहिए 5, ठीक है, 5 ही है ना, स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, स्कूल मेजर, 5, ठीक है, एंड यू हिट गो, ये हो गया। अच्छा, अब वो पूछेगा अच्छा बताओ कि कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, ये सारे हर ये एक कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, कॉलम का नाम क्या रखना है, ठीक है, इफ यू हॉवर ओवर इट यू विल सी कॉलम नजर आएगा, ठीक है, वो कह रहा है कॉलम, कॉलम का नाम क्या रखना है आपने, पहला कॉलम मेरा है स्टूडेंट आईडी, कैपिटल में रख लो, स्मॉल में रख लो, बट उसको फिर मेंटेन करना है आपने, इट्स केस सेंसिटिव। स्टूडेंट आईडी ये एक इंटीजर होगा, ठीक है, इसकी लेंथ मैं फिलहाल एम्प्टी छोड़ देता हूँ इसको, कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं है, ठीक है, और भी कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये नल का चेक बॉक्स आ रहा है, दिस स्पेसिफाइज कि अच्छा डू यू वांट कि इट मे बी पॉसिबल कि एक रो में इस कॉलम की वैल्यू नल हो, यानी कैन देयर बी रोज जिनमें इस कॉलम की कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, एम्प्टी हो, ठीक है, वी डोंट वांट दैट, इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे, बट लेट्स से यू हैव एन ऑप्शनल फील्ड, लेट्स से यू हैव अ फोन नंबर फील्ड, और आपने अलाउ किया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो अपना फोन नंबर ना लिखे तो ही कैन ओमिट इट, तो आप ये इसको चेक कर दोगे कि दिस कैन बी नल, ठीक है, बट अगर आपने चेक नहीं किया हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट आईडी को नल नहीं किया हुआ, तो अगर आप एक ऐसी रो इंसर्ट करने की कोशिश करोगे जिसमें स्टूडेंट आईडी नहीं है, तो SQL उसको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, एरर दे देगा, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे ये AI का एक चेकबॉक्स है, इट स्टैंड्स फॉर ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, डू यू वांट कि जब भी आप एक नई रो इंसर्ट करो जिसमें नेम की भी एक वैल्यू हो और ईमेल की भी एक वैल्यू हो, और क्या था हमारे पास, स्कूल और मेजर, स्कूल की भी वैल्यू हो और मेजर की भी वैल्यू हो, तो ये जो स्टूडेंट आईडी है ये डेटाबेस खुद से एक रैंडम नंबर असाइन कर दे, लेट्स से पहली रो को 1 कह दे, दूसरी रो में इसकी वैल्यू को 2 कर दे, तीसरी रो में इसकी वैल्यू को 3 कर दे, ठीक है, इफ यू वांट दैट, और जो कि हम कर रहे थे, ये हमारे इनरोलमेंट वाले टेबल में हमने ऐसे किया था, ठीक है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, वी जस्ट वांट कि ये रैंडमली नई नई वैल्यूज खुद ही सिलेक्ट होती जाए, ठीक है, इफ यू वांट दैट तो आप ये ऑटो इंक्रीमेंट वाले चेक बॉक्स को चेक कर दो, ठीक है, तो क्या होगा कि इस रो की ये जो वैल्यूज हैं ये बाय डिफॉल्ट खुद ही से वो होती जाएंगी, ठीक है, यू कैन ऑल्सो आप इसको प्राइमरी की भी बना सकते हो, यहाँ इंडेक्स में जाके सेट इट एज द प्राइमरी की, ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी की बन जाती है, ठीक हो गया, बाकी सारी एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं इसका इसकी कोई फायदा नहीं है। नेम पे आ जाते हैं, नेम हमारा एक स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग के लिए SQL में varchar का मौजूद है डेटा टाइप, ठीक है, varchar मींस वेरिएबल कैरेक्टर्स, ठीक है, कि इसकी लेंथ वेरिएबल हो सकती है, यू कैन सेट अ मैक्सिमम लेंथ फॉर इट, लाइक एक नेम लेट से आप कहते हो कि 200 कैरेक्टर से लंबा नहीं हो सकता, तो आप ये रख सकते हो 200 कैरेक्टर से लंबा नहीं हो सकता, ठीक है, टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट अमूमन varchar से ज्यादा लंबे टेक्स्ट के लिए होता है, ये काफी सारी हैं, देखो आपके पास टाइप्स जो हैं इसकी, आप वो वहां पे जाके ना SQL की डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो, varchar वर्सेस टेक्स्ट, MySQL में, सॉरी MySQL, टेक्स्ट टेक्स्ट का मैक्सिमम साइज 65,000 कैरेक्टर्स है, ठीक है, और इसकी ये टेक्स्ट 2+C बाइट्स ऑफ डिस्क स्पेस, इस तरह की चीजें, ये एक इंडेक्स का पार्ट नहीं हो सकता, इसके ऊपर आप इंडेक्स नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, varchar ऑन द अदर हैंड इसका मैक्सिमम साइज आप खुद से चूज कर सकते हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग फिक्स्ड टू दिस, ठीक है, और वो
इस रेंज में कोई भी नाम चीज हो सकती है, ठीक है, एंड इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एन इंडेक्स। इस तरह की कई निटी-गिटीज होती हैं, काफी आपको डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स में भी देखो 5 अवेलेबल है, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, ठीक है। डेट्स भी अवेलेबल है, कई सारी स्ट्रिंग्स अवेलेबल है, कैरेक्टर, वारकार, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है, ये सारी अवेलेबल्स है। अपनी चॉइस की यूज कर लो, गूगल पे जाके लिखो इसका नाम MySQL में और पता चल जाएगा कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, ठीक है। ओके, ये सारे एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं, इसकी जरूरत नहीं है। वी डोंट वांट द नेम टू बी नल, ठीक है, इसलिए मैं इसको चेक नहीं करूंगा। ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ यू वांट द नेम टू बी यूनिक तो आप इसको यहाँ पे यूनिक कह सकते हो, तो ये जो है इसको वो कर देगा, यूनिक कर देगा। ये प्राइमरी की है मेरी, खैर, ठीक है। ओके, बट आई डोंट वांट द नेम टू बी यूनिक, नेम को हो सकता है सिमिलर, प्राइमरी की है मेरी, ठीक है। अच्छा, ईमेल भी मेरा वारकार होगा, ठीक है। ईमेल लेट से मैं कहता हूँ कि 150 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ईमेल नल भी नहीं हो सकता, सब ठीक है। स्कूल जो है वो भी वारकार है, ठीक है। स्कूल का नाम लेट से मैं कहता हूँ 100 कैरेक्टर से ऊपर नहीं जा सकता, और स्कूल का नाम भी नल नहीं हो सकता, ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं है। मेजर भी जो है वारकार और 100 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल इज गुड। टेबल पे कोई कमेंट्स डालने हैं तो डाल दो, ठीक है। इसमें आप इसको InnoDB चूज करें, स्टोरेज इंजन को। स्टोरेज इंजन जो है ये वो करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये जो टेबल है ये एक्चुअली फाइल्स की फॉर्म में किस फॉर्मेट में सेव होगा, कौन कौन सी फाइल्स बनेंगी वगैरह। देयर आर मेनी अवेलेबल, इनके सबके अपने अपने फायदे हैं। InnoDB चूज करो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। क्रिएट सेव, ठीक है, तो ये आपका बन गया। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी के साथ एक गोल्डन कलर की की बनी आ रही है, विच मीन्स कि ये आपकी प्राइमरी की है, ठीक है। यू कैन इंसर्ट स्टफ इन, अभी अभी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में है तो हमें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यानी कि इसके कॉलम्स क्या हैं, कॉलम्स की टाइप्स क्या हैं एंड स्टफ। ब्राउज में जाओगे तो आपको इसके अंदर जो पड़ा हुआ डेटा है वो नजर आएगा। सो फार देयर इज नो डेटा, तो इट सेज के 0 रोज, कोई रोज नहीं रिटर्न हुई। यू कैन इंसर्ट डेटा, आप यहाँ पे इंसर्ट में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आप डेटा इंसर्ट कर दो। तो I'll set a रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर मैंने सेट किया। I'll set a name, ठीक है, ईमेल, ठीक है, स्कूल, मेजर, ठीक है, एंड I'll hit go, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन वो उसकी ना रेलेवेंट क्वेरी भी जनरेट कर देता है, जो SQL लैंग्वेज में अगर आपने काम करना होता, यानी अगर हम PHP के थ्रू इसमें एक रो इंसर्ट कर रहे होते हमारी डेटाबेस के अंदर, तो जाहिर है कि हम PHP यहाँ आके ये बटन तो नहीं ना दबा सकती, ये ग्राफिकल इंटरफेस यूज नहीं कर सकती। तो PHP SQL लैंग्वेज की टर्म्स में बात करती है डेटाबेस के साथ, और SQL लैंग्वेज बड़ी इंट्यूटिव है, अभी भी देख लो वो लैंग्वेज क्या कह रही है। ये कह रही है इंसर्ट इनटू यूजर्स, यानी यूजर्स वाले टेबल के अंदर इंसर्ट करना है आपने, ठीक है। ये वाले कॉलम्स की वैल्यूज आप इंसर्ट करने लगे हो, ठीक है। ये कॉलम्स के नाम है, स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, ठीक है। और इन कॉलम्स की वैल्यूज आपने क्या पास की है, वैल्यूज ये आपने पास की, ठीक है। ये रोल नंबर, ये नेम एंड सो ऑन, ठीक है। बड़ा सिंपल इंट्यूटिव सी है SQL, अभी हम पढ़ेंगे वैसे SQL। अब आप अगर ब्राउज में जाएंगे तो यू विल सी कि आपके पास ये एक रो आ गई है, ठीक है। यू कैन ऐड मोर रोज एज वेल, ठीक है। तो आई कैन ऐड, मैं अगर जाके एक और रो ऐड कर लेते हैं, मिनाहिल का मैं ऐड कर देता हूँ रोल नंबर, ठीक है, ईमेल मिनाहिल का, ठीक है, स्कूल इसका SSC फॉर एग्जांपल मेजर CS, या लेट्स से कोई मैं चेंज कर देता हूँ, स्कूल HSS और मेजर इकॉन फॉर एग्जांपल, ठीक है। और लेट्स जस्ट इंसर्ट वन मोर, मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। हम ज़रियाब ऐड कर देते हैं, ठीक है। ईमेल उसका स्कूल, लेट्स से इसका भी हम HSS रखते हैं और इसका मेजर कोई और रख देते हैं, लेट्स से लिटरेचर या इंग्लिश फॉर एग्जांपल, ठीक है। ओके, अगर हम ब्राउज में जाएं अब, तो वी विल सी कि हमारे पास ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, रोज को डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, सारे अवेलेबल है ऑप्शंस, ठीक है। तो लेट्स से अब मैं क्या चाहता हूँ कि आई वांट टू सर्च समथिंग ओवर हियर, ठीक है, इस डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास HSS स्कूल के सारे बच्चे आ जाए, ठीक है। SQL लैंग्वेज में भी इसका तरीका है, बट यहाँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी इसका तरीका है। आप सर्च में जाओगे, ठीक है, और सर्च में आप स्पेसिफाई करो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि स्कूल की वैल्यू, हर वो रो जिसमें स्कूल की वैल्यू HSS है वो मुझे मिल जाए।
अगेन यहाँ पे और भी चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल हर वो रो जिसमें स्कूल की वैल्यू रिजेंबल करती है एचएसएस से, ठीक है, यहाँ पे देखो लाइक लिखा हुआ है, ठीक है, मिलती जुलती वैल्यू भी होगी ना तो वो रिटर्न कर देगा उस रो को। अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, तो आप ये इक्वल टू का साइन चूज कर लो, ठीक है, कि एग्जैक्टली जहां पे एचएसएस लिखा होगा वो वाली रो रिटर्न करना। लाइक का मतलब है कि अच्छा मिलती जुलती वैल्यू भी रिटर्न हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एचएसएस की जगह एचएसएस लिखा होगा तो वो भी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी सारे ऑपरेटर्स भी हैं आपके पास, ठीक है। हम लाइक पे ही रहते हैं फिलहाल, एंड आई हिट गो, ठीक है। तो देखो उसने 2 रोज रिटर्न की है मेरे पास, ठीक है, एक मिनाहिल जो कि एचएसएस की है और एक जरियाब जो कि एचएसएस का, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेरी करते हो और देखो बहुत जल्दी निकाल लिया उसने डेटा। हाँ, आप एक्सेल शीट्स को डेटाबेस में कन्वर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए जरूर कुछ प्लगइन्स वगैरह होंगे, जरूर होंगे। इनफैक्ट डू यू नो कि आप जो आपके पास एमएस एक्सेल है या गूगल शीट्स है उसमें आप एसक्यूएल यूज कर सकते हो, ठीक है, और मैं करता भी हूँ, काफी यूजफुल है। एसक्यूएल यूज कर सकते हैं आप, इसमें सपोर्टेड है क्योंकि वो भी टेबल्स ही होते हैं ना। अच्छा, तो एनीवेज आपने देख लिया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कैसे यूज करना है और ये भी कैसे यूज करना है। यू कैन क्रिएट मोर टेबल्स, इस तरह की चीजें, ठीक है। आप स्ट्रक्चर में जाएं और फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक और टेबल बनाता हूँ और फिर हम उसके अंदर एक प्राइमरी की वाला रिलेशनशिप बनाते हैं। लेट्स से आई क्रिएट ए एनरोलमेंट टेबल, ठीक है, और उसमें मेरे पास एक एनरोलमेंट आईडी है विच इज एन इंटीजर, ठीक है, ये नल नहीं हो सकता, ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं इसको हम, ठीक है, और ये प्राइमरी की है, ठीक है। हमारे पास वी हैव दी स्टूडेंट आईडी, ठीक है, वी हैव दी कोर्स आईडी एंड वी हैव दी ग्रेड, ठीक है। स्टूडेंट आईडी इंटीजर है, कोर्स आईडी भी इंटीजर है, ग्रेड जो है उसको हम वारकार कर देते हैं। ग्रेड मैक्सिमम लाइक 3 कैरेक्टर्स का हो सकता है या 2 कैरेक्टर्स का, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी प्लस, ये सारे 2 कैरेक्टर्स की हैं, ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता ग्रेड। ओके, स्टूडेंट आईडी वगैरह में मैंने कोई और फील्ड टिक नहीं करनी, दे कैन नॉट बी नल। ग्रेड नल हो सकता है अभी स्टूडेंट ने इनरोल किया और अभी उसका ग्रेड आया ना हो, तो ग्रेड को मैं नल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि ग्रेड कैन बी नल। स्टोरेज इंजन मेक श्योर कि इनोडीबी ही हो, अगर इनोडीबी नहीं होगा तो फॉरेन कीज काम नहीं करेंगी, ठीक है। फॉर सिंपल डेटाबेसेस जिनके अंदर फॉरेन कीज आपने यूज नहीं करने, उसमें अमूमन ये माई आई सैम यूज होता है, इसमें फॉरेन कीज अवेलेबल नहीं होते, तो यूज इनोडीबी अगर इफ यू वांट फॉरेन कीज, ठीक है। समवन रोट समथिंग इन द चैट। गूगल शीट्स में यार बड़ा आसान है, यू कैन, वो आप ना ऊपर जाके लिख लेते हो, फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास कोई एक शीट पड़ी है, पता नहीं कहाँ किसके लिए लिखी है मैंने, ये वाली ना, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ इस फील्ड के अंदर, तो आई थिंक इसके अंदर ना क्वेरी का फंक्शन होता है, ठीक है, और देखो गूगल शीट्स एसक्यूएल क्वेरी का फंक्शन था या ऐसा कोई सीन था। व्हाट आर गूगल शीट्स, लो जी, मुझे नहीं हाउ टू क्रिएट, ये भाई मैं क्या पढ़ने आया, तो मुझे क्या पढ़ा रहे हो, हाउ टू क्रिएट अ टेबल भाई जान, सिलेक्ट, हाँ ओके, क्वेरी का फंक्शन है, कैपिटल में क्वेरी, ठीक है, और उसको आपने कॉलम बताना होता है और सिलेक्ट को बताना होता है और वन, इस तरह से, ठीक है। ये क्वेरी के फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप क्वेरीज लिख सकते हो, तो लेट मी जस्ट राइट क्वेरी, हाँ ठीक है, क्वेरी फॉर एग्जांपल अब मैं क्वेरी रन करना चाहता हूँ पूरी पूरी शीट के ऊपर, तो यानी कि A1 से लेके AH7 तक मेरी जो पूरी की ये शीट है ये है, ठीक है। क्वेरी क्या है मेरी, क्वेरी है फॉर एग्जांपल आई वांट टू सिलेक्ट, ठीक है, सारे बच्चे जिनकी एज 21 है, ठीक है, वेयर एज इज इक्वल 21, आई थिंक ये काम करना चाहिए। कोई मैंने अच्छा कॉलम का नाम नहीं है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू सिलेक्ट नेम, स्टूडेंट नेम है, सॉरी सिलेक्ट, तो इसकी ना अजीब सा सिंटैक्स होता है शायद, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम वेयर एज इज इक्वल 21, ऐसा कोई इसका ना सिंटैक्स है, यहाँ पे कोई डिफरेंट होगा शायद, लेट मी सी, हाँ सिलेक्ट A, B वेयर B इज ग्रेटर देन 2000, अच्छा ठीक है, आई थिंक मुझे ना
वो लिखना है, आई कैन से सिलेक्ट बी वेयर, जो कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम डी है, एज वाले कॉलम का नाम, वेयर डी इज इक्वल 21। हाँ सी, ये देखो, तो वो सारे बच्चे जिनकी एज 21 थी वो आ गए, ये और हाँ ये दोनों आ गए, देखो अलिशा एंड फरा, ठीक है। यू कैन यूज क्वेरी। ये एसक्यूएल लैंग्वेज मैंने भी पढ़ानी है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस, मैंने पढ़ानी है। बी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो नाम है ये बी वाले कॉलम में है, ठीक है, और डी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो एज है डी वाली, मैंने कहा है कि मैं अगर दोबारा दिखाऊं तुम्हें, मैंने कहा है कि जहां जहां पे डी की वैल्यू 21 है वो वाले बी मुझे दे दो, यानी कि वो वाले नाम मुझे दे दो जिनकी एज की वैल्यू 21 है, ठीक है। और ये बहुत 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 कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो आप इस तरह की क्वेरीज ना, आम फॉर्मूला से लिख नहीं सकते, इसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। यानी कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक चीज, अब तो CS 200 तुम्हारी खत्म हो गई है, तो CS 200 में ऑर्गेनाइज करना था ना तुम्हारे मार्क्स वगैरह को, वो मैंने किया था। सर शाफे कोई इतना कोई खास नहीं था इसका, आपको पता, तो व्हाट आई डिड वाज, लेट मी शो यू, ये मैंने इसकी शीट बनाई थी, ठीक है, तो ये आप सबके मार्क्स थे, तो इसमें मैंने ना आप एक शीट के अंदर सब शीट्स बनाई हुई थी, लैब 2, लैब 3, लैब 4। अब मैं क्या चाहता था, मेरे पास यहाँ पे एक टोटल वाली शीट हो, ठीक है, जिसमें क्या हो कि अब्दुल वहाब के फॉर एग्जांपल लैब 2 का मार्क्स, 3 के मार्क्स, 4 के मार्क्स, 5 सारे सारे आ जाए, लेकिन ये मार्क्स यहाँ पे लिखे नहीं हुए, ठीक है, ये कहाँ लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे इस शीट के अंदर पड़े हुए हैं अब्दुल वहाब के मार्क्स, और इस शीट में पड़े हुए हैं और इस शीट में पड़े हैं लैब 4 के। आई नीड सम वे कि मैं ये जो मार्क्स हैं अब्दुल वहाब के, ये मैं गेट कर सकूं फ्रॉम ऑल ऑफ दीज शीट्स। ये देखो मैंने ऊपर क्वेरी लिखी हुई है, मैंने कहा कि लैब 2 वाली शीट में जाओ, ठीक है, उसमें ये वाले कॉलम्स के अंदर सर्च करना है, क्या सर्च करना है, सिलेक्ट एज, ठीक है, एज क्यों, क्योंकि एज के अंदर टोटल मार्क्स लिखे हुए थे, ठीक है, सिलेक्ट द टोटल मार्क्स वेयर ए इज इक्वल टू दिस, ये अब्दुल वहाब का रोल नंबर है, ठीक है, वेयर ए यानी कि द रोल नंबर इज दिस, ठीक है, तो इस यहाँ पे वो मुझे उसने वो लाके दे दिया, अब्दुल वहाब के मार्क्स उस शीट में से लाके दे दिए, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे सारा का सारा सीन बड़ा बड़ा मजे का सीन किया हुआ है। आपने ये सारे जो क्वेरीज थी, ए इज इक्वल्स टू रोल नंबर जो था, वो आपने सारे बाय हैंड लिखा था, ज़्यादा टीडियस नहीं रहता? नहीं, आई वाज होपिंग कि कोई ये सवाल ना पूछ ले। अच्छा, तो सीन ये था कि पहले जब मैंने शुरू किया ना तो ऐसे ही था कि मुझे मैनुअली लिखना पड़ना था सब कुछ, तो फिर मैंने इसके लिए भी PHP में स्क्रिप्ट लिखी जो ये सब कुछ जनरेट कर देती है, तो एक PHP स्क्रिप्ट जो कि SQL क्वेरीज जनरेट करती है, तो उसने ये सारे जनरेट कर दी थी SQL क्वेरीज, बस रोल नंबर चेंज होता था और सारी क्वेरीज जनरेट होगी, तो मैंने बस कंट्रोल-C और कंट्रोल-V किया। अच्छा, लेट्स ऐड ए फॉरेन की, ठीक है, तो आप जब किसी टेबल के स्ट्रक्चर में जाओगे तो यू विल सी रिलेशन व्यू ओवर हियर, ठीक है, टेबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप्स है ओवर हियर, आप कंस्ट्रेंट को नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल यू कैन से इसको आप नाम दे दो स्टूडेंट आईडी कंस्ट्रेंट, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट हमने लगाया है कि कोई ऐसी रो ऐड नहीं होनी चाहिए एनरोलमेंट टेबल के अंदर जिसका स्टूडेंट आईडी पहले से यूजर टेबल में ना पड़ा हो, ठीक है, तो आप स्टूडेंट आईडी जो हमारा एनरोलमेंट टेबल है उसका कॉलम चूज करते हो कि कौन से कॉलम के ऊपर आप ये कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है उस पर मैं कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ, ठीक है, और फिर आप बताते हो कि आपने इस कॉलम को कौन से टेबल के साथ लिंक करना, तो ये जो एनरोलमेंट वाले टेबल में मेरे पास ये कॉलम है स्टूडेंट आईडी का, इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ यूजर्स वाले टेबल के इसी कॉलम के साथ, तो मैं टेबल चूज करूंगा यूजर्स वाला और उसका स्टूडेंट आईडी कॉलम, ठीक है, तो नाउ व्हाट आई हैव डन इज कि अगर आप यहाँ पे जाके दोबारा विजुअलाइज करें तो मैंने, या ऊपर जाऊं अगर मैं, ये किया मैंने कि ये जो टेबल था हमारा एनरोलमेंट टेबल, उसके स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट टेबल वाले स्टूडेंट आईडी के साथ मैंने लिंक कर दिया, ठीक है, तो ये मैंने किया यहाँ पे, एंड यू कैन जस्ट क्लिक सेव। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे और चीजें भी आपको ऑप्शन मिलती है, ऑन डिलीट फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये बड़ी मजे की चीज है। फॉर एग्जांपल अब देखो मैंने इन दोनों चीजों को लिंक कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास एनरोलमेंट टेबल के अंदर सिर्फ वो वाले स्टूडेंट आईडी आ सकती हैं जो पहले से यूजर टेबल के अंदर पड़ी है, ठीक है, लेट्स से मैंने कई सारी रोज ऐड की मेरे पास यूजर्स वाले टेबल के अंदर, इफ यू गो देयर, ये एक यूजर है मिनाहिल फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैंने मिनाहिल के रोल नंबर के अगेंस्ट यहाँ पे एनरोलमेंट टेबल में कई सारी एंट्रीज बना दी थी, ठीक है, बाद में क्या हुआ, लेट्स से मिनाहिल को हमने एक्सपेल कर दिया लम से, तो मैंने यूजर्स वाले टेबल में से मिनाहिल को डिलीट कर दिया, ठीक है, नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, सडनली
इन्वॉल्वमेंट टेबल के अंदर एक ऐसी स्टूडेंट आईडी आ गई है जो कि यूजर्स टेबल में नहीं है, पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो ऐसे में व्हाट डू यू वांट कि क्या हो, जब अगर कोई यूजर्स टेबल में से चीज डिलीट हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो वो आप यहां से स्पेसिफाई करते हो कि ऑन डिलीशन व्हाट डू यू वांट द बिहेवियर टू बी। बाय डिफॉल्ट ये रिस्ट्रिक्ट होता है, व्हिच मींस कि आप डिलीट करने ही ना दो, यानी कि आप एज लॉन्ग एज कि आप इनरोलमेंट्स में जाके मिनाहिल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं करते, आप यूजर्स टेबल में मिनाहिल को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो लिंक हुई हुई है दूसरे टेबल्स के साथ, ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यू कैन से कैस्केड। कैस्केड का मतलब है कि अच्छा अगर आपने यूजर्स टेबल में से मिनाहिल को डिलीट कर दिया ना, तो बाकी सारे टेबल्स, इनरोलमेंट्स वाला टेबल या कोई भी टेबल जहां पे मिनाहिल का रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो जाए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से डिसाइड करते हो कि या यू कैन आल्सो से नो एक्शन के, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सेट नल के जहां जहां मिनाहिल यूज हुई थी इनरोलमेंट टेबल में वहां वहां उसकी वैल्यू नल कर दो, ठीक है। ये कई सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये रिस्ट्रिक्ट भी होता है कि डिलीशन होने ही ना दो, ठीक है, डोंट अलाउ सच अ डिलीशन टू बी डन, जिससे डेटाबेस की जो लॉजिकल सेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डेमोन्स्ट्रेट दिस। मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करता हूँ एक रो, हम फॉर एग्जांपल इनरोलमेंट आईडी खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट आईडी में मेरे पास टेक्स्ट फील्ड नहीं आ रही, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए मैं अपनी मर्जी से कोई भी चूज नहीं कर सकता, आई हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ दीज, ठीक है, जो कि स्टूडेंट टेबल के अंदर पड़े हुए हैं, तो आई सिलेक्ट मिनाहिल फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से कुछ ऐड नहीं कर सकता, कोर्स आईडी फिलहाल मैंने लिंक नहीं की हुई तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ग्रेड फॉर एग्जांपल A+, तो मैंने कोर्स आईडी जो है ना वो इंटीजर रख दी थी गलती से, चलो तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल उसको हम लेट्स चेंज इट, एक्चुअली तो चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास कोर्स आईडी है, इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसकी टाइप मैंने वारकार रखी है, ठीक है, एंड हिट सेव, ठीक हो गया, तो ये चेंज हो गया, इट्स नाउ वारकार। लेट्स गो टू सर्च अगेन, ठीक है, और सॉरी इंसर्ट अगेन, यहाँ पे वी वांट टू ऐड मिनाहिल, कोर्स आईडी CS100, मिनाहिल का ग्रेड लेट्स से A+ था, ठीक है, एंड गो, हो गया। नाउ वी हैव समथिंग ओवर हियर, एक और ये देखो यहाँ पे आपके पास ये वाली जो डेटा है ये तो वो है ब्लैक में है, लेकिन ये जो मिनाहिल का रोल नंबर है ये ब्लू में आ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको यूजर्स वाले टेबल में ले जाएगा और वहां पे मिनाहिल का पूरा रिकॉर्ड दिखा देगा, ठीक है। सी दिस लिंकिंग हाउ इट्स वर्किंग। अगर मैं यहाँ से मिनाहिल को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ यूजर्स टेबल में से तो मुझे नहीं करने देगा, सी कैन नॉट डिलीट और अपडेट द पेरेंट रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, ठीक है, रेफरेंसेस यूजर्स, ठीक हो गया, तो वो डिलीट नहीं करने देगा, ठीक, ठीक है, मजे की चीज है, समझ आ रही है अब तक चीजों की। आई विल रीलॉन्च द पोल, ठीक हो गया, गुड, ठीक है। व्हाट डिड आई वांट टू टीच फर्दर, अभी मैंने ज़ाहिर है काफी पढ़ाने, लेकिन मैं वो सब कुछ पढ़ाऊंगा नहीं फिर, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग थक गए हो, तो CLI भी सीख रहे भी, इसके बाद मैंने SQL लैंग्वेज पढ़ानी थी, लेट्स जस्ट स्टॉप राइट हियर, ये हम अगली दफा पढ़ लेंगे, ठीक है। फॉर नाउ आई जस्ट वांट यू टू स्टिक विद PHP, पहले इस हफ्ते जस्ट वो जो पीछे जावास्क्रिप्ट था उसकी प्रैक्टिस कर लो, PHP की प्रैक्टिस कर लो, SQL खुद से चला के देख लो यहाँ पे GUI के थ्रू, ठीक है। आई डोंट वांट टू ओवरवेलम यू राइट नाउ, मैं PHP की एक असाइनमेंट दे दूंगा इफ यू गाइस आस्क फॉर इट, जावास्क्रिप्ट का क्विज भी रहता है वो भी दे दूंगा, एंड जस्ट वर्क ऑन दैट फॉर नाउ इस हफ्ते। नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट यूजिंग SQL यूजिंग PHP, ठीक है। तो हम PHP के थ्रू, अभी तो हम ये GUI के थ्रू इंसर्ट कर रहे थे, चीजें सर्च कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम विल यूज SQL यूजिंग PHP, ठीक है। उसके लिए हमें पहले SQL लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी एंड देन विल यूज कि PHP में कैसे आप क्वेरीज रन करते हो और इस तरह काम करते हो, ठीक है। That's all for today. Okay, that's it. Allah Hafiz.